नमस्कार। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण किताब पर बात कर रहे हैं, रामचंद्र गुहा की एनवायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री। जी। ये दुनिया भर में पर्यावरण की सोच का, उसके इतिहास का एक बड़ा नजरिया पेश करने की कोशिश है। हाँ। और लेखक गुहा जाने माने इतिहासकार हैं। उनका भारत और पश्चिम दोनों का अनुभव उन्हें एक अलग पहचान देता है ना? बिल्कुल। और देखिए, इस डीप डाइव का मकसद है गुहा का जो ढांचा है उसे समझना, कि कैसे दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़ी सोच और आंदोलन बदले हैं। अच्छा। हम खास तौर पर उनकी जो दो मुख्य लहरें हैं और जिसे वो दक्षिणी चुनौती कहते हैं, उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये पश्चिमी सोच को एक तरह से चैलेंज करती है। हाँ हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। गुहा पर्यावरणवाद को दो मुख्य दौर या लहरों में देखते हैं। पहली लहर मतलब 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी में ये औद्योगिकरण से जुड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। शहरों में तो प्रदूषण था ही, लेकिन गुहा ये बताते हैं कि इसका जो सबसे ज्यादा बोझ था वो असल में ग्रामीण इलाकों और खासकर उपनिवेशों पर पड़ा। अच्छा, कैसे? जहां से मतलब सस्ते संसाधन निकाले गए या फिर कचरा फेंका गया। और इसके जवाब में गुहा कहते हैं 3 तरह के विचार सामने आए। एक तो था प्रकृति की ओर वापस जाने का रोमांटिक ख्याल, जैसे गांधी जी के भी कुछ विचार इससे मिलते हैं। हाँ। दूसरा था वैज्ञानिक संरक्षण, मतलब साइंटिफिक कंजर्वेशन, संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। ठीक है। और तीसरा वन या जंगली इलाके, वाइल्डरनेस, इनको बचाना। लेकिन आपने उपनिवेशों का जिक्र किया जी। तो क्या ये जो शुरुआती संरक्षण था जी। ये हमेशा मतलब सिर्फ पर्यावरण के लिए था या इसके पीछे कुछ और मंशा भी थी? ये बहुत अहम सवाल है। गुहा इसी बात पर जोर देते हैं कि कैसे कई बार संरक्षण के नाम पर जो स्थानीय समुदाय थे उन्हें उनकी जमीन से हटा दिया गया या उनका शोषण हुआ। ये नीतियां अक्सर जो कॉलोनियल ताकतें थी उनके अपने फायदे के लिए थी, और कई बार तो ये नस्ल भेदी सोच पर भी आधारित थी। मतलब स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी तरह नजरअंदाज कर दी गई। ये दौर एक तरह से देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद खत्म सा हो गया, जब सारा ध्यान सिर्फ आर्थिक विकास पर चला गया। अच्छा, तो इस पहली लहर के बाद तस्वीर बदलती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दूसरी लहर कैसे शुरू हुई? हाँ, इसका बड़ा श्रेय गुहा देते हैं रेचल कार्सन की 1962 की किताब साइलेंट स्प्रिंग को। हाँ, वो तो बहुत मशहूर किताब है। जी। इस किताब ने जो कीटनाशक थे, पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स, उनके खतरों को आम लोगों तक पहुंचाया। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसने पर्यावरणवाद को सिर्फ माहिरों या एक्सपर्ट्स के दायरे से बाहर निकाला। अच्छा। उसे एक जन आंदोलन बना दिया। हाँ। एक जागरूक जनता सामने आई। सही। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जो गुहा के काम को शायद सबसे खास बनाता है, दक्षिणी चुनौती। ये क्या है? ये गुहा का शायद सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। वो उस पश्चिमी धारणा को, सोच को नकारते हैं कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, मतलब विकासशील देश, वो गरीबी की वजह से पर्यावरण की चिंता कर ही नहीं सकते। हाँ, ये सोच तो काफी आम रही है। बिल्कुल। गुहा गरीबों के पर्यावरणवाद या एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ये उन आंदोलनों की बात करता है जो सीधे सीधे लोगों की रोजी रोटी और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं, जैसे कि भारत का चिपको आंदोलन। हाँ। या ब्राजील में रबर टैपर्स का संघर्ष। जी हाँ, बिल्कुल। ये आंदोलन सिर्फ खूबसूरत जगहों या जानवरों को बचाने पर ही फोकस नहीं करते, जैसा अक्सर अमीर देशों के आंदोलनों में दिखता है, बल्कि ये सामुदायिक नियंत्रण की बात करते हैं, कम्युनिटी कंट्रोल, मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संतुलन की और बुनियादी जरूरतों की। तो ये एक अलग ही तरह का पर्यावरणवाद है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुहा का तर्क है कि ये आंदोलन अक्सर ज्यादा कामयाब भी होते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें सामाजिक न्याय में बहुत गहरी होती हैं। ये लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़े होते हैं। ये दिलचस्प है। और क्या ये विश्लेषण सिर्फ पूंजीवादी देशों तक ही सीमित है? मतलब कम्युनिस्ट शासन वाले देशों के बारे में गुहा क्या कहते हैं? नहीं, ये सीमित नहीं है। गुहा सोवियत यूनियन और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों में भी पर्यावरण की जो समस्याएं थी उनको दिखाते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि देखिए, विचारधारा चाहे जो भी हो, अगर सिर्फ तेजी से औद्योगिक विकास पर अंधाधुंध जोर दिया जाएगा तो गंभीर पर्यावरणीय नुकसान होगा ही होगा। जैसे? उदाहरण के लिए स्टालिन के दौर में जिस तरह प्राकृतिक क्षेत्रों का नुकसान हुआ, या फिर चीन का 3 गॉर्जेस डैम प्रोजेक्ट। हाँ, उस तो काफी विवाद हुआ था। जी, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ा, पर्यावरण पर भी असर पड़ा। तो मुद्दा विचारधारा से ज्यादा विकास के मॉडल का है। ठीक है।
अच्छा, तो इस किताब का असर तो काफी हुआ लगता है, लेकिन क्या इसकी कोई आलोचना भी हुई है? हाँ। लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी है जो मजेदार है। इसी किताब को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान लियोपोल्ड हाइडी पुरस्कार भी मिला। ओह, तो फिर? तो इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि वैश्विक इतिहास असल में लिखा कैसे जाना चाहिए। ये किताब सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि इस फील्ड में ये बहस भी छेड़ती है, और इसकी प्रासंगिकता तो आज भी बनी हुई है। खासकर जो 2014 का एडिशन आया, उसमें क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे जोड़े गए हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब मुख्य बात क्या लगती है? देखिए, मुख्य बात यह है कि पर्यावरणवाद कोई एक अकेली चीज नहीं है। हाँ। ये एक बेहद विविध और बहुत जटिल आंदोलन है, और ये सिर्फ पेड़ पौधे बचाने से कहीं आगे की बात है। सही। ये इतिहास से, उपनिवेशवाद से, और सबसे जरूरी सामाजिक न्याय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, शायद उससे कहीं ज्यादा जितना हम आमतौर पर सोचते हैं। बिल्कुल। और गुहा अंत में एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि एक टिकाऊ भविष्य, एक सस्टेनेबल फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं बन सकता। तो फिर कैसे बनेगा? उसके लिए जरूरत है एक सचमुच न्याय संगत और सबकी भागीदारी वाले वैश्विक लोकतंत्र की, एक इक्विटेबल और पार्टिसिपेटरी ग्लोबल डेमोक्रेसी। एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें दो मूल्य बहुत अहम हों, संयम मतलब रेस्ट्रेंट, प्रकृति के प्रति भी और दूसरे इंसानों के प्रति भी। और दूसरा दूरदृष्टि मतलब फार साइटेडनेस, भविष्य का सोचना। ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर मुझे लगता है सुनने वाले खुद और विचार कर सकते हैं कि आज के समय में इसका क्या मतलब है।